चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बर्फीली वादियां तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं हो रही है। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और वो भी वहां पर एडवेंचर टूरिज्म की बात कर रहे हैं। भाई आप लोगों में किसको किसको शौक रहा है ट्रैकिंग का? मुझे था पहले, खीर गंगा की मैंने ट्रैकिंग भी की अच्छा, है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा। एक ही बार में बस एक ही बारी में, मतलब इतनी एफर्ट्स नहीं हो पाते अब। मैंने तो 2-3 बार की है। अच्छा, मजा आया? मजा आता है बिल्कुल। मैंने हिमाचल प्रदेश में जरूर की है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड में जिस तरीके से 83 चोटियों को खोल दिया गया ना, अब लोगों को एक नया अवसर मिलने वाला है कि अब ट्रैकिंग के लिए अपना अनुभव बताइए। अनुभव मैं बीर बिलिंग गई थी, वहां पर मैंने एक हिडन वाटरफॉल है, वहां पर ट्रैक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप पहुंचते हो ना, जो गंतव्य वो बहुत अमेजिंग है। तो अब खुशी की बात है, और मैं हमेशा हर बुलेटिन में बात बोलती हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। अब मुझे बोलने का मौका मिल गया है, मैं उत्तराखंड से हूँ। फाइनली उत्तराखंड में भी ट्रैकिंग करने का मौका मुझे मिल गया। क्या बात है। लेकिन उत्तराखंड में पहले भी कई जगह खुले थे, लेकिन 83 अब तो नई चोटियां और खुल गई है। शगुफ्ता चलेंगे? हाँ, मैं और श्वेता ऐसे करते हैं, हम न्यूज भी बता देते हैं और चाय भी पढ़ते हैं। मुझे मत लीजिए साथ में। देखिए ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी खास करके जैसे ये लोग बताते हैं ना, कई किलोमीटर ट्रैक करेंगे तब जाके कुछ मिलता है, और उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जो खबर आई है, अच्छी खबर आपको बता देते हैं टूरिज्म को, जो एडवेंचर टूरिज्म पसंद करने वालों के लिए। भाई ऊंची उड़ान उत्तराखंड भरने वाला है, यानी कि अब ट्रैकिंग और भी ज्यादा यहां पर हो पाएगी और उसका दायरा बढ़ जाएगा। ट्रैकर्स को और भी ज्यादा ऊंची पीक्स को एक्सप्लोर करने का टास्क मिलेगा। राज्य में ऐसे ही साहसिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार हासिल हो, इसके लिए ही राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र पर्वत नंदा देवी समेत 83 चोटियों को चुना गया है, जिन्हें देसी विदेशी पर्वतारोहियों के लिए खोला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो जहां सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई का रूट नेपाल से होकर जाता है, वहीं नंदा देवी की चढ़ाई का रूट उत्तराखंड में ही है। ऐसे में अगर 40 दशक से ज्यादा वक्त के बाद नंदा देवी चोटी पर्वतारोहण के लिए खुलती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए और पर्वतारोही के लिए एक सौगात होगी। और क्योंकि यही पवित्र पर्वत यहाँ के लोगों की आराध्य मां नंदा का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए मां नंदा के प्रति उनकी भक्ति में आस्था भाव नजर भी आता रहा है। बात बरसा रही हैं, बल्कि इस पहाड़ी राज्य की सांस्कृतिक और पर्यावरण की रक्षक, प्रेम और गढ़वाल कुमाऊं की आपसी एकता का भी प्रतीक हैं। अपने ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मशहूर उत्तराखंड में अब पर्वतारोहण के लिए भी अच्छी खबर है। दरअसल मां नंदा के नाम ये पवित्र और दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी का रास्ता करीब 43 सालों के बाद साहसिक गतिविधियों के लिए भी खोला जा रहा है। इसके साथ ही देसी विदेशी पर्वतारोहियों की पसंदीदा और साल भर बर्फ से ढकी 83 चोटियों को भी एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। नंदा देवी वेस्ट 1983 में बंद की गई। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई थी, लेकिन इसे बंद करने का एक पर्यावरण से संबंधित जो यूनेस्को द्वारा था उसे भी माना जाता है। अलग अलग बातें इसमें चलती हैं, लेकिन ये सबसे पसंदीदा जगह विदेशी पर्यटकों की रही है। विदेशियों की जो पर्वतारोहण में, खासकर एवरेस्ट पे जो जाने वाले होते हैं, उनकी पसंदीदा जगहों में नंदा देवी वेस्ट सबसे पसंदीदा जगह है। अगर ये खुलती है तो उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। करीब 7,817 मीटर ऊंची नंदा देवी वेस्ट और आसपास के क्षेत्र को इसकी पवित्रता और बहुमूल्य इकोसिस्टम को देखते हुए साल 1983 में भारत सरकार ने नंदा देवी नेशनल पार्क घोषित कर दिया, जिसके बाद साल 1988 में राज्य की इस दूसरे सबसे बड़ी चोटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। अब क्योंकि उत्तराखंड पहले से ही धार्मिक पर्यटन का केंद्र रहा है, ऐसे में एक्सपीडिशन एडवेंचर सेंटर के रूप में भी नंदा देवी जैसे राज्य के कई और महत्वपूर्ण पीक्स को देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में दरअसल उत्तराखंड के लिए मुख्य घोषणा तो इसी पहलू पर ही हुई। इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स यानी पर्यावरण के अनुकूल पहाड़ी ट्रैकिंग पथ को विकसित करने की कवायद शुरू की गई है, जिसके तहत 3 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और वन विभाग की साझेदारी में गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय की 83 प्रमुख चोटियों को पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह खोलने के निर्देश दिए, जिनमें कामेट पर्वत 7,756 मीटर, नंदा देवी ईस्ट 7,434 मीटर, चौखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचाचुली, नीलकंठ जैसी विश्व प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण चोटियां शामिल हैं।
उत्तराखंड की ये ऊंची पर्वत चोटियां अब पर्वतारोहण यानी एक्सपीडिशन के लिए खोल दी गई हैं, जिसे भारतीय पर्वतारोहण महासंघ यानी IMF के साथ मिलकर सुरक्षित और पर्यावरण को बनाए रखते हुए चलाया जाएगा। उम्मीद यही है कि एक बार फिर न केवल साहसिक पर्यटन की नई तस्वीर यहाँ उभरेगी, बल्कि रूरल टूरिज्म को भी खूब बढ़ावा मिलेगा। एडवेंचर टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस है कि रूरल एरियाज़ में ही एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। आपकी रूरल एरियाज़ में ही एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आप ये मान के चलेंगे वहाँ के होम स्टेज को प्रमोशन मिलेगा, वहाँ के लोकल्स को रोजगार मिलेगा। यानी अब तक चारधाम यात्रा और पर्यटन पर निर्भर रहने वाला उत्तराखंड साहसिक पर्यटन बढ़ाने के लिए भी तैयार हो रहा है, जो निश्चित तौर पर इस पहाड़ी राज्य को वर्ल्ड एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अभी तक किसी ने आरोहण किया नहीं है, ऐसे में हर किसी को ये रहेगा कि उन्हें नंदा देवी आरोहण करना है। खासकर जो एवरेस्ट जाने वाले होते हैं, ऐसे ही पर्वतारोहियों को नंदा देवी का भी एक जुनून रहता है, क्योंकि बंद है, 43 वर्ष हो चुके हैं, अब खुलने की कवायद की जा रही, तो हर कोई उत्साहित है। खासकर नंदा देवी खुलेगा तो उत्तराखंड को एक जो आर्थिकी है, जो इसकी रीढ़ की मजबूत हड्डी जो है, वो नंदा देवी पर्वत बनेगा, क्योंकि विदेशी सैलानियों की ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। कमल नयन सिलोरी, चमोली, GNT। देखिए, पर्यटन का जिक्र छिड़ा है तो सीधी सी बात है कि उत्तराखंड मौसम मतलब दोनों का नाता एक दूसरे से है। तो ऐसे में आधा फरवरी बीत चुका है और फरवरी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। लेकिन अगर हम मैदानों की बात करें तो यहाँ पर ठंड गायब है। अबूझ पहेली बना हुआ है मौसम पहाड़ों पर, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल, मौसम जो है एक पहेली बनकर सामने आ रहा है। देखो, पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिर चुकी है कि सफेद चमचमाती चोटियां दूर से नजर आ रही हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक सब एक जैसा ही नजर आ रहा है, मानो कुदरत ने अपने हाथों से इन इलाकों को सजा दिया हो। पहाड़ सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं और उन पर गिरी बर्फ चांदी की तरह चमक रही है। सूरज की किरणें हर कण पर टिककर जैसे अनगिनत हीरे बिखेर गई हो। यहाँ की हवा में एक मुलायम सा स्पर्श है, मानो कह रही हो थोड़ी देर और जी ले इस पल को। चांदी सी चमकती बर्फ और नीला आसमान, ये खूबसूरत नजारा जम्मू कश्मीर के डोडा हिल स्टेशन का है, जहां बर्फ से ढकी जमीन के बीच से दरिया बह रहा है। यहाँ का हर एक हिस्सा बर्फ से ढका है, फिर वो पुल हो, पेड़ या फिर बर्फ से लदी वादियों में घुमावदार सड़कें। इसी तरह की साधना में बद्रीनाथ के पहाड़ी भी लीन हैं। बद्रीनाथ धाम के पहाड़ भी सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं। बर्फ से ढकी वादियों में हर तरफ खामोशी छाई है, जो परमात्मा की मौजूदगी का एहसास करवाती है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं और जबरदस्त ठंड का आलम है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि अब गर्मियों में कपाट खोलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ कपाट खोलने से जुड़ी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फिर से पहले जैसी चहल पहल दिखेगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब टूरिज्म से निकलते हैं और बात ग्लैमर की करते हैं। वैसे जब जिक्र होता है साउथ इंडियन फिल्मों का तो सुपरस्टार्स वहां पर रश्मिका और विजय देवरकोंडा का ही नाम आता है। ये स्टार कपल दिमाग में सबसे पहले आप इन्हीं को सोचते हैं। अपने स्टारडम के साथ ये कपल पिछले कुछ वक्त से शादी की खबरों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बिल्कुल, काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, काफी खबरें आ गई। अटकलों का बाजार भी खूब गर्म है। हालांकि शादी की तारीख और वेन्यू की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात, जिस तरह की शादी से जुड़ी हुई जो चीजें सामने आई है, जो इशारा कर रही हैं कि 26 तारीख को भाई शादी कंफर्म है। सोशल मीडिया पर पहले शादी का इनविटेशन कार्ड वायरल हुआ। इसके एक दिन बाद विजय देवरकोंडा के रोशनी से जगमगा उठे उनके घर की तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद बंगले की तस्वीरें वो थी जो कि सामने आ रही थी और वो कह रही थी कि दुल्हन के स्वागत के लिए विजय का घर पूरी तरह से तैयार है।
रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजा आलीशान घर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रश्मिका और विजय देवराकोंडा की शादी की शहनाई अब बजने ही वाली है। विजय देवराकोंडा का ये घर हैदराबाद के जुबली हिल्स में मौजूद है। नई नवेली दुल्हन के स्वागत के लिए घर पूरी तरह सजा धजा है, रोशनी से जगमग है, ठीक वैसे ही जैसे शादी से पहले किसी दुल्हे का घर अमूमन होता है। रश्मिका विजय की शादी और शादी की तारीख की तस्दीक करती ये दूसरी तस्वीर भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। शादी के इस इनविटेशन कार्ड के मुताबिक 26 फरवरी को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शादी उदयपुर के किसी ऐतिहासिक महल या लग्जरी होटल में हो सकती है। फिलहाल ये सारे कयास हैं, क्योंकि शादी कब और कहां होने जा रही है इसका आधिकारिक खुलासा ना तो अब तक रश्मिका ने किया है और ना ही विजय ने। हालांकि अटकलों का बाजार पूरी तरह गर्म है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो शादी समारोह की डिटेल्स भी वायरल हो रही हैं, जिसके मुताबिक प्री वेडिंग फंक्शंस 24 फरवरी से शुरू होंगे। मतलब हल्दी और संगीत समारोह 24 से 25 फरवरी के बीच हो सकते हैं। 26 फरवरी को रश्मिका और विजय 7 फेरे लेंगे और 4 मार्च को हैदराबाद में दोस्तों और इंडस्ट्री वालों के लिए ग्रैंड रिसेप्शन हो सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि रश्मिका और विजय इस शादी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसलिए शादी में घर वालों के अलावा कुछ करीबी दोस्त ही मौजूद रहेंगे। कोई शोर शराबा, भीड़ भाड़ ना हो, लिहाजा शादी से जुड़ी हर चीज को गोपनीय रखना चाहते हैं। शायद इसलिए इस हाई प्रोफाइल शादी को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी, जहां पर धर्म कर्म के अलावा फिल्मों का भी नया डेस्टिनेशन अब वो बन रही है, वहीं अब नाव के जरिए सैर सपाटे के शौकीनों के लिए भी शहर में गुड न्यूज है। दरअसल खबर ये है कि काशी में गंगा नदी में नौका विहार अब ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, असल में वाराणसी पुलिस ने गंगा में नावों के लिए एक नया रूट प्लान तैयार किया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए हैं, जिन्हें कड़ाई से लागू भी किया जा रहा है। मोक्षदायिनी, पापनाशिनी, जन जन की जीवन रेखा। यह वह गंगा नदी है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और लंबी नदी मानी जाती है। खास तौर से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी ज्यादा माना जाता है। और यह भी मान्यता है कि यहाँ गंगा के 88 घाटों पर स्नान से आत्मा पवित्र हो जाती है, साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इसलिए वाराणसी में गंगा स्नान का तो खास महत्व है ही। हर शाम यहाँ दशाश्वमेध और अन्य घाटों पर गंगा मैया की विशेष आरती भी की जाती है। वहीं यहाँ गंगा नदी की सुंदर जलधारा पर नौका विहार भी बहुत पसंद किया जाता है। लिहाजा इस नदी में अब छोटी बड़ी नावों से लेकर क्रूज तक चलाए जा रहे हैं। हालांकि इन दिनों यहाँ गंगा में बढ़ती नावों की संख्या को देखते हुए हादसों पर नियंत्रण के लिए खास उपाय किए गए हैं और नावों के संचालन के लिए नया रूट प्लान बना दिया गया है। जो ओवर स्पीडिंग या टकराहट है, इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए एक प्रॉपर रूट डिसाइड किया गया है। जो आने और जाने का रूट है वो अलग अलग बनाया गया है, ताकि इस प्रकार की जो आपस में टक्कर होने की संभावना है उसको अवॉइड किया जा सके। पुलिस की ओर से बनाए गए नए रूट प्लान के अनुसार अब गंगा नदी में आने जाने के लिए अलग अलग रूट से नावें चलेंगी। इसके तहत अब राजघाट से 80 घाट जाने के लिए पक्के घाट के किनारे से होते हुए तो 80 घाट वापसी के लिए उस पार से होते हुए वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब गंगा नदी के बीचों बीच नाव चलाने के लिए नाव चालकों की मनमानी नहीं चल सकेगी और बीच नदी में नावों की टक्कर की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इतना ही नहीं, नावों पर सवारियों की सुरक्षा के लिए तय नियमों का भी पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्रम में सभी नाविकों से कहा गया कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको 100% लाइफ जैकेट पहनाएं। जो रूट डिसाइड है उसका वो कंप्लायंस करें।
साथ साथ में जो प्रदूषण जिन नावों की वजह से फैल रहा है उन पर भी नाविक बंधु चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने में सहयोग करें। इसके साथ साथ में जो नाव के जो घाट के उस पार जो रेता वाली साइड है वहाँ पे जो घुड़सवारी या अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं उनका भी वेरिफिकेशन कराने पर एक बात चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि वाराणसी आने वाले सैलानी और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से गंगा में शानदार सैर का आनंद उठा सके और किसी को किसी तरह की परेशानी न हो। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में यानी कि महाकाल की नगरी में जहां महादेव 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। महाकाल नगरी उज्जैन में जब भगवान का पंचमुखी श्रृंगार होता है तो पूरा मंदिर परिसर भक्ति और दिव्यता से अलौकिक होता है। ये श्रृंगार केवल अलंकरण नहीं बल्कि शिव के 5 स्वरूपों का आध्यात्मिक दर्शन है। विशेष पर्वों और अवसरों पर महाकाल का भव्य पंचमुखी श्रृंगार किया जाता है। ये बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप है जिसमें उनके 5 अलग अलग स्वरूपों का एक साथ दर्शन करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंच मुखौटे में महाकाल का किए गए इस श्रृंगार को पंच मुखारबिंद श्रृंगार के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्हें छबीना, मनमहेश, उमा महेश, होलकर और शिव तांडव मुखौटा धारण कराया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद वर्ष में एक ही दिन ऐसा आता है जब भगवान महाकाल इस स्वरूप में दर्शन देते हैं, जो विशेष माना जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन पर भगवान को निराकार से साकार स्वरूप धारण करवाया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार बुधवार को संध्या पूजन के बाद महाकाल का पंच मुखौटा श्रृंगार किया गया। उससे पहले विधिवत पूजन अभिषेक हुआ। इसके बाद एक एक कर भगवान को 5 मुखारबिंद धारण करवाए गए। सभी मुखों को नवीन वस्त्र, मुंडमाला, छत्र, मुकुट पहनाकर अद्भुत श्रृंगार किया गया। भगवान महाकालेश्वर शिव नवरात्रि के द्वितीय दिन पंच मुखारबिंद पंच मुखौटे के दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार से सभी भक्त लोगों ने शिव नवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व पे दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो भक्त लोगों ने आज चंद्र दर्शन द्वितीया के दिन शिव पंच मुखौटे के दर्शन करके शिव नवरात्रि महाशिवरात्रि का पुण्य लाभ कमा सकते हैं। महाकाल के इस स्वरूप के दर्शन से शिव नवरात्र और महाशिवरात्रि के समान पुण्य फल की प्राप्ति की मान्यता को लेकर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उमड़े और दर्शन का लाभ प्राप्त कर भाव विभोर दिखे। महाकाल के दर्शन करना है, हमें बहुत अच्छा लगा। पंचमुखी श्रृंगार करने का मौका मिला हमें और बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। महाकाल को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बाबा हमारे। महाकाल का श्रृंगार देख के बहुत अच्छा लगा और हम तो हमेशा जब महाकाल के दरबार में आते हैं, महाकाल के अद्भुत रूप देख के हमारा दिल बहुत मनमोहित होता है। और आज के श्रृंगार से तो महाकाल ने हमको तृप्त कर दिया। बहुत अच्छे श्रृंगार लगे आज के महाकाल के। जय जय श्री महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और समय के स्वामी भगवान शिव का दिव्य धाम है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ कालों के भी काल हैं, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी के रूप में विराजमान हैं। यहाँ भस्म आरती की प्रसिद्ध परंपरा देखने को मिलती है, तो शिव नवरात्र के अद्भुत रंग भी देखने को मिलते हैं। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व शिव नवरात्र के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है और दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की परंपरा के अनुसार पंचमुखारबिंद श्रृंगार के बाद महाशिवरात्रि पर्व का विधिवत समापन हो जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें, खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले लोगों को उसी इलाके में शंकराचार्य मंदिर में भी जाने का अवसर मिलेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब श्रीनगर जैसे ही शंकराचार्य मंदिर अब कटरा इलाके में भी बनने जा रहा है। देखिए 60 साल बाद वहां के लोगों की भी ये तमन्ना जो है वो पूरी होने जा रही है।
जम्मू के पास कटरा में अब माता रानी के साथ ही शंकराचार्य के भी दर्शन होंगे। जहां माता वैष्णो देवी का निवास है, वहीं शंकराचार्य जी का भी वास होगा और श्रद्धालुओं को एक ही जगह पर आस ही पास माता की उपासना के साथ शंकराचार्य जी के भी पावन दर्शन का अवसर मिलेगा, क्योंकि इसी इलाके में अब श्री शंकराचार्य जी के भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि ये मंदिर श्रीनगर के पास स्थित प्राचीन श्री शंकराचार्य मंदिर जैसा ही होगा। जो मंदिर है बिल्कुल ठीक जो त्रिकूट पर्वत है उसके सामने वाली जो पहाड़ी है वहां पर बन रहा है। यहाँ पर सामने आप देखिए ये त्रिकूट पर्वत है। यही त्रिकूट पर्वत जो है यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का दरबार है, माँ वैष्णो देवी का धाम है। यहाँ पर आप अर्धकुंवारी भी देख सकते हैं। तो जो त्रिकूट पर्वत है उसके बिल्कुल ठीक सामने जो पर्वत है वहाँ पर शंकराचार्य जी का एक मंदिर बनेगा और जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनको पूरी उम्मीद है कि इससे कटरा में और अधिक जो है श्रद्धालु पहुँचेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो कटरा की अर्थव्यवस्था है इसको एक बड़ा बल मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा इलाके के हंसाली गांव में बनने जा रहे श्री शंकराचार्य मंदिर की आधारशिला रखी। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण पर 31 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत आएगी। ये खर्च श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही उठाएगा। इसके साथ ही यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर रास्ता बनाया जाएगा और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बुनियादी इंतजाम भी किए जाएंगे। आचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके 4 पीठों की स्थापना करी थी और उस देश भ्रमण के दौरान वो जम्मू कश्मीर भी आए थे। श्रीनगर में शंकराचार्य जी का मंदिर मौजूद है, अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। यहाँ भी आदि शंकराचार्य जी के चरण पड़े थे और काफ़ी पहले एक विचार आया था कि शंकराचार्य जी के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का जो पहला जो कंसीव किया गया था, यानी कि जब पहली बार सोचा गया था कि यहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर बनेगा, वो 1967 में ये जो है कॉन्सेप्ट पर बात हुई थी। लेकिन तब से ये जो परियोजना थी लंबित थी। 2025 में जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और इस इलाके के जो निवासी हैं उनके बीच में एक MOU होता है, यानी कि एक MOU साइन होता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने श्राइन बोर्ड को 41 कनाल जो ज़मीन है वो डोनेट करने का फैसला किया है ताकि ये मंदिर का अच्छे से निर्माण हो। वैष्णो देवी के मंदिर के पास शंकराचार्य मंदिर के निर्माण से एक तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक कड़ियां जुड़ेंगी तो साथ ही साथ इस इलाके के निवासियों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए यहाँ 50 दुकानों के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। ऐसे हमारे नजरिए से तो जो बहुत अच्छा है। हमारे जे बड़ी देर से हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जगह दान में दी थी जी, तो जी अभी अब कम से कम 30 साल के बाद जे दोबारा फिर से काम लगा इसका। बहुत अच्छा मंदिर बनेगा ये, हम देख रहे हैं। हम ये मतलब मंदिर 30 साल से काम बंद था, अभी ये मंदिर बनने जा रहा है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। एलजी साहब जी आए हुए थे, उन्होंने उद्घाटन किया इस मंदिर का। हम बहुत खुश हैं कि काफ़ी टाइम से हम वहाँ से देखते थे, ये मंदिर अधूरा दिखता था, तो हम सोचते थे कौन सा मंदिर है, बचपन से देखते आ रहे हैं। जो यहीं के रहने वाले कटरा जी, तो फिर अभी जाके अभी लग रहा है सपना पूरा हो जाएगा, इसे कंप्लीट होता देखेंगे। जैसे श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है, उसी तर्ज पे ये मंदिर बनाया गया था, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त जो हैं पूरी दुनिया में हैं और उसके जो वैष्णो देवी जाता है 1 करोड़ यात्री जो साल का जो इधर आता है, उसी को लेकर यहीं भी यात्रा बढ़े और शिव की भी दर्शन हो, शक्ति के दर्शन तो लोग कर रहे हैं और शिव के भी दर्शन हो और शिव शक्ति का मिलन जो है वो कटरा में देखने को मिले। जय माता दी। इस इलाके में शंकराचार्य मंदिर के निर्माण से यहाँ के लोगों की बरसों पुरानी साध पूरी होने जा रही है, तो साथ ही साथ इससे यहाँ आर्थिक विकास को भी नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। इस लिहाज से मंदिर के निर्माण की तैयारी से लोगों में खुशी की लहर है। सुनील जी भट्ट, कटरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब रणजी ट्रॉफी की बात होती है ना, तो तमाम बड़ी टीम्स हैं। मुंबई है, कर्नाटका है, दिल्ली को आप बड़ी टीम मानते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो कि लगातार पिछले 2-3 सालों से डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस बार
फाइनल में कदम रख लिया रणजी ट्रॉफी के, तो जबरदस्त खबर है। जिस तरह से टैलेंट वहां पर बढ़ रहा है, युवा जो है जिस तरह से क्रिकेट को लेकर सीरियस हो रहे हैं, मतलब आप देखेंगे वहां से आकिब नबी एक बॉलर है जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म करा है, लगभग 60 के करीब विकेटें हैं एक सीजन में। उसके बाद पारस डोगरा है, शुभम खजूरिया है, अब्दुल समद, मतलब तमाम प्लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर के जिनकी अगर हम बात करें, इस बार जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल है इन्हीं प्लेयर्स को जीतना चाहिए। और अगर ये टीम जीत जाती तो यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी भारत के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी होगी। ये जश्न ऐतिहासिक है, ये खुशी बेशकीमती है, ये जीत सबसे शानदार है, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर की इस युवा टीम ने वो कर दिखाया है। जिसे अब तक नामुमकिन समझा जाता था वो अब मुमकिन कर दिखाया है। घरेलू क्रिकेट के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर ने बंगाल जैसी हैवीवेट टीम को 6 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। यानी जम्मू कश्मीर की टीम ने वो कर दिखाया है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। इस जीत के हीरो रहे बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब नबी, जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। आकिब ने सेमीफाइनल में दोनों पारियों में कुल 9 विकेट लेकर बंगाल की मजबूत बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही बल्ले से भी 42 रन का योगदान देकर टीम को मजबूती दी, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर ने बंगाल को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ भी आकिब ने दोनों पारियों में 12 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी। 68 इयर्स के बाद उनने प्रवेश किया है फाइनल में, तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। मेरे ख्याल से ये जो है आज का दिन है क्रिकेट का सबसे अच्छा दिन है कश्मीरी के लिए, होल जे एंड के लिए। बहुत खुशी की बात है, पहली बार जे की टीम आज फाइनल्स में पहुंची है और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म करते आए हैं, जिस तरह से आकिब नबी ने हर एक मैच में परफॉर्म किया है, 4 विकेट्स 5 विकेट्स, और आज बंगाल को हरा के जम्मू कश्मीर में पूरी मतलब खुशी का माहौल है। आज ये जीत, ये लम्हे इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल की जिस टीम को जम्मू कश्मीर की टीम ने धूल चटाई है, उसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद शमी का है, जो 2023 विश्व कप के हीरो रहे हैं। मोहम्मद शमी ने इस मैच की दोनों पारियों में 9 विकेट झटके। बंगाल की टीम में आकाशदीप और मुकेश कुमार जैसे युवा गेंदबाज भी हैं जो भारतीय टीम में खेलते हैं। साथ ही बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन भी जाना पहचाना नाम है, लेकिन कश्मीर के जज्बे के आगे सब फेल हो गए। ये जुझारू टीम है, जीतने का जज्बा है, और जब मैदान पर उतरते हैं जीतने के लिए उतरते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं उतरते हैं। इसीलिए आपने देखा कि सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में 1 मैच हम हारे हैं। बॉलिंग अटैक, शायद ऐसा पेस बॉलिंग अटैक पूरे इंडिया के अंदर किसी भी टीम के पास नहीं है। बेशक बंगाल की टीम के अंदर जो 3 के 3 मीडियम पेसर्स थे, तीनों नेशनल टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लेकिन उनके मुकाबले आपने देखा कि हमारी टीम का जो पेस अटैक था वो कितना बढ़िया था। तो बेहतरीन टीम है ये, इसके अंदर जज्बा भी है, काबिलियत भी है। शेरे कश्मीर स्टेडियम से लेकर बारामूला की गलियों तक आज जश्न ही जश्न है। हर कोई टीम को बधाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस युवा टीम को जीत की बधाई दी। ये पूरे टीम की कामयाबी है और टीम के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ की, तो मैं उन सबको अपने तरफ से और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम के तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हम मुल्क की टीम में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों जो है एक बहुत अहम रोल अदा करते हुए जो है वो देखना शुरू करें। फिलहाल सबकी निगाहें दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी है, जहां उत्तराखंड और कर्नाटक आमने सामने हैं। कर्नाटक ने चौथे दिन तक 566 रनों की बढ़त बना ली है और उत्तराखंड हार की कगार पर है। ऐसे में उम्मीद है कि रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर का मुकाबला कर्नाटक से होगा। क्या आकिब नबी का तूफान कर्नाटक को भी उड़ा ले जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं पढ़ने की ना कोई उम्र होती है ना ही कोई दायरा। जहां कई बार सपने समय के साथ थम जाते हैं, वहीं 78 साल की उम्र में किताबों से दोस्ती कर टॉप करना ये दिखाता है कि सीखने की लगन अगर हो मन में तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल, अंग्रेजी में एक कहावत है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। देखिए, इंदौर में एक बुजुर्ग महिला ने उम्र और वक्त दोनों को ही जैसे मात दे दी है। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम की जिंदगी ही जीना पसंद करते हैं, वहीं सुषमा प्रदीप मोघे आज मराठी भाषा में
एमए टॉप कर युवा पीढ़ी को कभी ना हारने की सीख दे रही है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सबकी निगाहें किसी युवा टॉपर पर नहीं बल्कि 78 बरस की सुषमा प्रदीप मोघे पर टिकी रही। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम की जिंदगी जीना चुनते हैं, वहां सुषमा प्रदीप मोघे ने मराठी भाषा में एमए टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल कर ये साबित कर दिया कि सीखने के लिए उम्र नहीं, जज्बा चाहिए। सुषमा का एमए में अव्वल आना इसलिए भी खास है क्योंकि जहां युवा पीढ़ी बहुत जल्द ही पढ़ाई से ऊब जा रही है, वहीं सुषमा ने 78 की उम्र में पढ़ाई के इस जज्बे को कभी कम होने नहीं दिया। लेकर खूब पढ़ती थी, पढ़ने का शौक ही है, जरा खाली समय मिला तो मैं पढ़ती थी। तो जब यूनिवर्सिटी ने एज बार हटा दिया है, अब किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से एडमिशन ली थी और वहाँ के प्राध्यापकों ने मुझे बहुत साथ दी और घर के बच्चों ने भी ऑनलाइन भी मटेरियल दिया। ऑनलाइन मैंने लेक्चर्स भी सुने और ऑनलाइन मटेरियल भी निकाला और किताबें भी खूब खरीदी और पढ़ी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों का दीक्षांत समारोह केवल डिग्री देने का मौका भर नहीं था, बल्कि छात्रों की मेहनत और अनुशासन को सलाम करने का भी था। लेकिन इन तमाम मेधावी छात्रों को जीवन में आगे बढ़ते रहने, कभी न हार मानने की सीख सुषमा प्रदीप मोघे देती नजर आ रही हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया जा रहा है, जहां देश के इस वीर सपूत की जयंती पर आज बेहद खूबसूरत रंगोली बनाई गई अकोला के श्री शिवाजी कला वाणिज्य महाविद्यालय में। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम उड़ीसा के पुरी की दिखा रहे हैं, जहां रेत पर शिवाजी महाराज की आकृति उकेरी गई। और इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी की यादों को संजोया जा रहा है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में, जहां पर उनसे जुड़े किस्से, कहानियां, निशानी और मराठा साम्राज्य की झलकियां रखी गई हैं। बता दें कि ये 100 साल पुराना म्यूजियम है, जहां आज शिवाजी महाराज की जयंती पर तस्वीर ही अलग नजर आ रही है। वैसे तो रोजाना ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में पर्यटकों की बहुत बड़ी भीड़ लगती है, लेकिन चूंकि आज शिवाजी महाराज की जयंती है, ऐसे मौके पर यहाँ का माहौल क्या है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि महाराज की बहुत सारी निशानियाँ, पौराणिक निशानियाँ, सालों पुरानी निशानियाँ इस म्यूजियम में रखी गई है। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं जैसे कि महाराज के व्यक्ति चित्र में दिखाया है कि वो दांड पट्टा यूज़ करते थे, तो दांड पट्टा रखा है, कटार रखी है, फिरंगी स्वर्ण है, हमारी कर्व स्वर्ण है जो भारत में पहले से यूज़ करते आए हैं और मराठा कालखंड में भी काफ़ी लोकप्रिय थी। और फिरंगी स्ट्रेट ब्लेड स्वर्ण बोलते हैं, जिसका ढाल सीधा होता है, वो थोड़ा यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, बाहर देश का इन्फ्लुएंस है, विदेशी इन्फ्लुएंस है, इसलिए हम उसको फिरंगी कहते थे मराठा कालखंड में, वो भी काफ़ी लोकप्रिय थी। शिवाजी महाराज की जयंती लोग मनाना चाहते हैं, तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? थोड़ा सा लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, बताएं आप कि लोग तुरंत पहुँचें आज के दिन और रोज़ाना भी। मैं ये चाहती हूँ कि महाराज के सिर्फ लोग पूजा ना करें, उनके जो चरित्र है, उनके विचार है, तो उसको भी आप अपने में समेटने की कोशिश करें कि महाराज के चरित्र है, उनका शौर्य है, धैर्य है और फिर जो संयम है, संस्कार है, तो वो हमें प्रेरणा देती है। उनका जीवन ही काफ़ी प्रेरणादायी है और हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए उनके जो अच्छे गुण हैं उससे प्रेरणा पाके हम
उसी तरह से अपनी लड़ाई लड़ के आगे बढ़े ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वाकई में अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बारे में जानना चाहते हैं, संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम आना ही चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। गाजा में काफी समय बाद अमन की खुश तस्वीर नजर आ रही है रमजान के मौके पर। ये पाक महीना यहाँ के लोगों की आंखों में चमक और उम्मीद लेकर आया है। इन लोगों को आशा है कि अब हालात बदलेंगे और फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी और मलबा बना उनका शहर फिर से आबाद होगा। जंग में तबाह हो चुकी इमारतों के मलबे के बीच ये वो उम्मीद है जिस पर दुनिया कायम है। गजा सिटी में खंडहर के बीच मेजें लगाई गई हैं, थोड़ी बहुत सजावट भी की गई है और धार्मिक संगीत के बीच यहाँ के लोग रोजा खोल रहे हैं। रमजान का पाक महीना यहाँ के लोगों की आंखों में चमक लेकर आया है। सभी को उम्मीद है कि अब हालात बदलेंगे, ऊपर वाले का करम होगा, फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी और मलबे में बदल चुका उनका शहर फिर से आबाद होगा। अपने तबाह हो चुके घरों के सामने से हमने अपने पड़ोसियों और मोहल्ले के परिवारों के साथ मिलकर यह जिद की कि हम अपना रोजा अपने उजड़े हुए घरों के सामने ही खोलेंगे, क्योंकि दुश्मन ने 2 वर्षों के युद्ध के दौरान हमसे ये माहौल छीन लिया था। हम इन पलों से वंचित रहे हैं, इसलिए मुबारक रमजान के पहले दिन हमने अपने नष्ट हुए घरों के सामने ही इफ्तार करने पर जोर दिया। बीते अक्टूबर हुए युद्ध विराम के बाद अभी भी गाजा में हजारों लोग टेंट और अस्थायी शेल्टर में रह रहे हैं। खाने पीने के सामानों के लिए सभी मदद पर निर्भर हैं, लेकिन इस रमजान ने इन्हें एक उम्मीद दी है जिसके सहारे ये लोग छोटी छोटी खुशियों को समेटने में जुटे हैं। पिछले वर्षों में युद्ध के दौरान मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि रमजान के महीने में हमें सहरी के लिए या रोजा खोलने के लिए एक छोटा सा खजूर का टुकड़ा या थोड़ा सा तेल भी नहीं मिल पाता था, लेकिन युद्ध रुकने के बाद हालात बेहतर हो गए हैं। लंबे युद्ध और बम बारूद से गुजरकर बड़ी मुश्किल यहाँ के लोगों को अमन की ये शाम नसीब हुई है, लिहाजा ये अफ्तार उनके लिए बड़ा खास है। यहाँ की गई रोशनी इनके लिए उम्मीद का पैगाम है और खाने पीने की मेजें इस बात का इशारा हैं कि यहाँ के लोगों ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको